गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू मकाम ऑनलाइन क्लास। बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और पिछले लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 के अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न देखे थे। लघुतरात्मक को ही आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने गुडविल का क्वेश्चन करवाया था और बाकी आपको होमवर्क दिए थे। आज अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान के तरीके वाला। तो ये क्वेश्चन है कि एबीसी एक फर्म में साझेदार है। 1 जनवरी 2014 को ए अवकाश ग्रहण करता है। अवकाश ग्रहण करने की तिथि पर फर्म ने उसे कुल 80,000 रुपये देने हैं। ए के पैसे कितने ड्यू हैं? 80,000 रुपये। उसे ये राशि प्रत्येक वर्ष के अंत में किस्तों में देने का समझौता किया गया। किस्तें देनी है प्रत्येक वर्ष के अंत में। तो अब यहाँ पे ये मानेंगे कि 1 जनवरी को रिटायर हुआ तो 31 दिसंबर को साल खत्म होगा। निम्न दशाओं में ए का ऋण खाता बनाइए, लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे बनाना है। पहला 10% वार्षिक ब्याज से 4 वार्षिक किस्तों में, पहले 3 वर्षों तक 25,000 प्रति वर्ष, जिसमें अदद शेषों पर 10% वार्षिक ब्याज शामिल है और शेष राशि चौथे वर्ष में ब्याज से। तो देखिए, दो अलग अलग स्थितियां हैं। पहली स्थिति में तो 4 समान किस्तें दे दी 10% ब्याज से, ठीक है। लेकिन दूसरे के अंदर पहले 3 सालों तक 25,000 देने हैं और चौथे साल में जितना भी अमाउंट बाकी रह जाएगा वो और उसका ब्याज देना है। तो देखिए कैसे करेंगे अपन इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 7वें क्वेश्चन में कंडीशन नंबर 1, 10% वार्षिक ब्याज सहित 4 समान किस्तों में। कंडीशन नंबर 1 है ये, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बनाना है, ए का ऋण खाता बनाना है। क्या बनाना है? ए का ऋण खाता। चलिए ए का ऋण खाता बनाते हैं। इज लोन अकाउंट, पर्टिकुलर्स। अच्छा, इसमें डेट का भी कॉलम बनेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है बेटा, इस तरह से ये खाता बनाएंगे। अब देखिए, लोन अकाउंट में सबसे पहले जो पूंजी खाते का शेष होता है वो लिखा जाता है। पूंजी खाते का शेष दिया हुआ है 80,000 रुपये। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2014 जनवरी 1 बाय बैलेंस पीडी। बाय बैलेंस पीडी है 80,000। अब देखिए हमें क्या करना है, 4 किस्तें बांटनी है 10% ब्याज से। ठीक है, तो 4% 10% ब्याज में सबसे पहले ब्याज लगाया जाता है। तो 2014 में दिसंबर 31 आ जाएगा। यहाँ पर दिसंबर 31 बाई इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के अंदर देखिए 80,000 ड्यू है, तो 80,000 का 10%, 80,000 का 10%, 8,000 रुपये। ठीक है भाई। और फिर इसके बाद में दिसंबर 31 को 2014 दिसंबर 31 टू बैंक अकाउंट। अब देखिए बैंक के अंदर 20,000 रुपये तो किस्त के और प्लस 8,000 रुपये ब्याज के, ब्याज सहित देने हैं। क्या करना है? ब्याज सहित। तो ब्याज सहित का मतलब होता है एक तो किस्त की राशि और एक प्लस अलग से ब्याज। तो 80,000 को 4 भागों में बांटना है। तो 80,000 को 4 में बांटेंगे, यानी 20,000 रुपये आएंगे। और ब्याज भी देना है, तो 80,000 का ब्याज कितना होता है 10% से? 8,000 रुपये। तो पहले साल जब किस्त आएगी वो 20,000 और 8, 28,000 रुपये की किस्त आएगी। ये 28,000 रुपये। टू बैलेंस सीडी
80,000 में से 20,000 चुका है, यहाँ बचेंगे 60,000। टोटल कर देंगे 80 और 8 88, 60 और 28 88। ओके, फिर 2015 जनवरी 1 बाय बैलेंस पीडी 60,000। अब दूसरे साल के अंदर फिर दिसंबर 31 बाय इंटरेस्ट वही इंटरेस्ट कितने का 60,000 का, तो 60,000 का 10%, 60,000 का 10%, 60,000 का 10% हो जाएगा 6,000 रुपये। फिर यहाँ पे किस्त 2015 दिसंबर 31 टू बैंक 20,000 प्लस 6,000 ब्याज के, 6,000 ब्याज और 20,000 किस्त, टोटल किस्त हो जाएगी 26,000 रुपये। फिर बैलेंस सीडी इसी डेट को टू बैलेंस सीडी वो आ जाएगा आपका 40,000 रुपये। दो किस्तें बाकी रहेगी, टोटल हो गया 66,000 और इधर से भी टोटल 66,000। फिर वापस तीसरा साल तो 2016 जनवरी 1 बाय बैलेंस पीडी बाय बैलेंस पीडी में 40,000 रुपये। ठीक है, फिर वही ब्याज 10%, तो दिसंबर 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट इस बार 40,000 का 10%, 4,000 रुपये। फिर उसके बाद में दिसंबर 2016 दिसंबर 31 टू बैंक 20,000 किस्त के और प्लस 4,000 रुपये का ब्याज, 20 और 4 24,000 टू बैलेंस सीडी 20,000। एक किस्त बाकी है 20,000, टोटल कर देंगे 44,000 और इधर से भी टोटल 44,000। फिर उसके बाद में 2017 जनवरी 1 बाय बैलेंस पीडी बाय बैलेंस पीडी में 20,000। फिर दिसंबर 31 साल खत्म होगा, साल खत्म होने पर इंटरेस्ट लगाएंगे, तो दिसंबर 31 बाय इंटरेस्ट 20,000 का 10%, 2,000 रुपये। अब 20,000 किस्त और 2,000 ब्याज, तो अंतिम किस्त हो जाएगी 2017 दिसंबर 31 टू बैंक 20,000 प्लस 2,000 रुपये ब्याज के, टोटल मिला के हो गया 22,000 रुपये। खाता नील, 22,000 इधर की टोटल कर देंगे, 22,000 इधर की टोटल कर देंगे। ये हो गई हमारी 4 समान वार्षिक किस्तें, 4 किस्तें हो गई, 80,000 रुपये पूरे हो गए, 20 20 20 20 और ब्याज हमने अलग से भुगतान कर दिया। तो ये पहला था।
अब देखते हैं दूसरा कि जब उसे 3 सालों तक तो देने हैं 25-25 हज़ार रुपये और चौथे साल में उसको जाकर के क्या करना है, पूरा संपूर्ण अमाउंट और ब्याज की राशि, ठीक है, 25,000 रुपये देने हैं प्रति वर्ष, जिसमें अदद शेषों पर ब्याज शामिल है, 25,000 के अंदर ही ब्याज भी शामिल है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है, दूसरे के अंदर बनाएंगे एज लोन अकाउंट, एज लोन अकाउंट, सबसे पहले वही सेम टू सेम बैलेंस ट्रांसफर कीजिए कैपिटल अकाउंट का जो 80,000 रुपये अपन को दिया हुआ है, तो डेट हो जाएगी 2014 जनवरी 1 बाय एज कैपिटल अकाउंट, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती से बैलेंस भी नहीं लिख दिया था, ये एज कैपिटल अकाउंट आएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपए। अब देखिए यहाँ पे ब्याज अपन को लगाना है, लेकिन किस समान रह जाएगी, जोड़ना नहीं है, 25,000 रुपए देने हैं। तो दिसंबर 31 बाय इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट हो जाएगा 80,000 का 10%, 8,000 रुपये, टोटल हो गया हमारा 88,000 रुपये इधर से। अब पेमेंट करेंगे तो 2014 दिसंबर 31 टू बैंक अकाउंट 25,000 रुपये, किसके कितने पैसे देने हैं, 25,000 रुपये, टू बैलेंस सीडी इसी डेट को 88,000 माइनस 25,000 हो जाएंगे 63,000 रुपये, टोटल हो गए 88,000। फिर ये 2015 जनवरी 1 बाय बैलेंस बीडी 63,000। फिर इसके ऊपर ब्याज लगाएंगे तो दिसंबर 31 बाय इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट 63,000 के ऊपर लगेगा 10%, तो 63,000 इंटू 10%, 6,300। फिर इसके बाद में 2015 दिसंबर 31 टू बैंक 25,000 रुपये, और फिर टोटल करेंगे 63 और 6 69,300, 69,300 में
उसमें से 25,000 घटाएंगे, बचेगा 44,300 रुपये। तो इसी डेट को आ जाएगा टू बैलेंस CD 44,300, टोटल हो गया 69,300 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, अब ये बैलेंस ओपनिंग बन जाएगा 2016 जनवरी 1 बाय बैलेंस BD 44,300। अब 44,300 पर ब्याज लगाएंगे, दिसंबर 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 44,300 का गुना 10%, 44,300 इंटू 10% करेंगे 4,430 हो जाएगा, 4,430। अब ये इधर 2016 दिसंबर 31 टू बैंक अकाउंट वही 25,000 रुपये। फिर इसी डेट को टू बैलेंस CD अब देखिए 44 और 4 48,730, 48,730 उसमें से 25,000 रुपये का पेमेंट हो गया, तो बचे कितने 23,730 रुपये। 23,730 48,730। ओके, फिर वापस ओपनिंग 2017 जनवरी 1 बाय बैलेंस BD 23,730 रुपये, 23,730 रुपये। ठीक है बच्चों, अब देखिए 23,730 दिसंबर 31 ब्याज लगाएंगे बाय इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट 23,730 गुना 10%, तो 10% से हो जाएगा ये आपका 2,373 रुपये, 2,373। अब देखिए चौथे साल में अपन को जो है उसने कहा था पहले 3 वर्षों तक तो 25,000 रुपये, जिसमें अदद शेषों पर 10% ब्याज शामिल है, लेकिन चौथी किस्त जो था शेष राशि चौथे वर्ष में ब्याज सहित दे देनी है। तो चौथे साल में आप ये जितना भी बैलेंस है पूरा अमाउंट भुगतान कर दिया जाएगा। तो 2017 दिसंबर 31 टू बैंक अकाउंट 23 और 2 25 26,103, 26,103 रुपये। टू बैंक अकाउंट 26,103 रुपये आ जाएगा, जोड़ कर देंगे 26,103। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 किस पर डिपेंड है कि भाई अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान की विधियाँ। तो मैंने आपको उसमें बताया था किस्तों में भुगतान, एक मुश्त भुगतान, वार्षिक के द्वारा भुगतान, और समझाया था मैंने। ये उसी टाइप का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन 8 को ध्यान से समझना। देखो ABC एक फर्म में साझेदार हैं जिनकी पुस्तकें 31 मार्च को बंद होती है, डेट दे रखी है 31 मार्च। A की 30 जून 2017 को मृत्यु हो गई। अब देखो पुस्तकें 31 मार्च को बंद होती है और A की मृत्यु कब हो जाती है 30 जून 2017 को। इसका मतलब हुआ साल के बीच में डेथ हुई। आगे क्या कह रहे हैं, और सहमति के अनुसार मृतक साझेदार का मृत्यु की तिथि तक का लाभ का हिस्सा। अब देखो वर्ष के दौरान अगर मृत्यु होती है तो मैंने लाभ के हिस्से की गणना के 2 तरीके बताए थे, एक विक्रय के आधार पर, एक समय के आधार पर। तो ये किसके बारे में कह रहा है देखते हैं आगे।
मृत्यु की तिथि तक का लाभ का हिस्सा पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर निकाला जाएगा। 5 वर्षों का औसत लाभ के आधार पर निकाला जाएगा। पिछले 5 वर्षों के लाभ अपन को दिए हुए हैं। एक की मृत्यु तक उसके लाभ की गणना कीजिए और जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो बेटा ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। सबसे पहले आप इसके अंदर जो है वो औसत लाभ निकालोगे। औसत लाभ जैसा कि 1 2 3 4 5 साल दे रखे हैं तो 5 सालों के लाभ का योग बटा 5 हो जाएगा। औसत लाभ तो निकालना आता ही अपन में, है ना। जो हानि दे रखी है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है। औसत लाभ के अंदर फिर एक का हिस्सा। अब देखिए यहाँ पे अपन को कहीं पर भी प्रश्न के अंदर जो है लाभ हानि अनुपात नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे सूचना के अभाव में सबका लाभ हानि अनुपात बराबर माना जाएगा। ठीक है बेटा, तो बराबर मानेंगे ना, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन 8 में सबसे पहले औसत लाभ बराबर। अब औसत लाभ में देखिए पहले साल 14,000, दूसरे साल 18,000, 14,000 प्लस 18,000 प्लस 22,000 माइनस 10,000 हानि और प्लस लाभ के दे रखे हैं 16,000 और बटे में आ जाएगा 5। 14 और 18 32, 32 और 22 54, 54 में से 10 गए 44, 44 और 16 60,000। तो ये हो गया आपका 60,000 बटे 5। तो इस तरह से आ जाएगा ये रुपये 12,000 रुपये। ये 12,000 रुपये जो है ये आया औसत लाभ। औसत का मतलब वार्षिक लाभ। औसत का मतलब वार्षिक लाभ। अब मृत्यु की तिथि तक का लाभ, तो मृत्यु की तिथि तक का जो फर्म का लाभ होगा एक ही मृत्यु तक फर्म का लाभ, एक ही मृत्यु तक फर्म का लाभ। तो देखिए 12,000 रुपये तो सालाना है, वार्षिक है, वार्षिक औसत लाभ है। एक ही मृत्यु तो अप्रैल मई जून 30 जून यानी 3 महीने में हो गई, तो 3 महीने का पहले फर्म का लाभ याद करो। तो 12,000 × 3 बटे 12, तो ये आ जाएगा आपका 3,000 रुपये। कितने हजार रुपये? 3,000 रुपये। ये क्या आया? फर्म का लाभ। अब इसके अंदर ए का लाभ, तो ए का लाभ में हिस्सा ए का लाभ में हिस्सा 3,000 गुणा 1/3। 1/3 अभी मैंने बताया कि भाई यहाँ पे लाभ हानि अनुपात दिया हुआ नहीं है, तो सूचना के अभाव में सभी साझेदारों का लाभ हानि अनुपात क्या माना जाएगा? समान माना जाएगा। तो 3 है तो 1:1:1 यानी 1/3 1/3 1/3। तो देखिए 3 से 3 कट गया एक बार, यानी कि ये आ गए 1,000 रुपये। एक का लाभ कितना आएगा? 1,000 रुपये। अब नीचे दिया हुआ है लाभ के हिस्से की गणना करो और जनरल प्रविष्टि करो। तो मैंने आपको जनरल प्रविष्टि इसकी बताई थी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कंसर्न या डिकीज पार्टनर्स कैपिटल। तो इसकी जनरल एंट्री लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इज
से एंट्री हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब बचा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये 9 भी उसकी ना, ये तो था औसत लाभ के आधार पर, 9 क्वेश्चन है बिक्री के आधार पर। इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद करना। देखो XYZ फर्म साझेदार है, लाभ को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 10 अप्रैल 2017 को X की मृत्यु हो गई। अब देखिए कितनी तारीख को हो गई, 10 अप्रैल को। वर्ष 2016 की बिक्री और लाभ 2,20,000 है। तो 2 लाख रुपए बिक्री दे रखी है, 20,000 रुपये लाभ दिया हुआ है। तो उस आधार पर पहले किसकी गणना होगी, लाभ की दर की, लाभ बटा विक्रय मूल्य इंटू 100 से। तो वो गणना करेंगे, मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया ही था। फिर उसके बाद कह रहा है कि 1 जनवरी 2017 से 10 अप्रैल तक की बिक्री 1,20,000 है। X के लाभ का हिस्सा ज्ञात करें। तो पहले अपन लाभ की दर ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद जो 1,20,000 रुपये है उसका जितने प्रतिशत लाभ कह रहा है उससे गुणा कर देंगे। कि भाई मान लो लाभ 10% है, तो 1,20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। उस 12,000 रुपये के अंदर X का हिस्सा ज्ञात करेंगे। तो X का हिस्सा है 3/6। तो 12,000 इंटू 3/6 जब करेंगे यानी आधा हो गया, तो 6,000 रुपये आ जाएगा। देखिए लाभ के अंदर यहाँ पे उसके कितने दे रखे हैं, 6,000 रुपये ही दे रखे हैं। ओके बेटा, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। लाभ में हिस्से की गणना ये आप खुद करना। क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर इसके बारे में। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 जो बीमा पॉलिसी से संबंधित है। एक फर्म ने ABC बराबर के साझेदार है। प्रत्येक साझेदार का अलग से 30,000, 25,000, 40,000 का बीमा कराया हुआ है। ठीक है भाई, सबका व्यक्तिगत जीवन बीमा हो गया। इनका प्रीमियम फर्म द्वारा चुकाया जाता है, यानी कि व्यापारिक खर्च माना जाता है। ए की मृत्यु हो गई, ए की पॉलिसी कितनी है, 30,000 रुपये। बीमा कंपनी से राशि प्राप्त भी हो गई। बी और सी की पॉलिसियों का समर्पण मूल्य 3,000 और 6,000 था। आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। तो देखिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। यहाँ पे प्रीमियम वगैरह तो कुछ दिया हुआ है नहीं, है ना, बस समर्पण मूल्य दिया हुआ है। ए की बीमा पॉलिसी की राशि भी प्राप्त हो गई मृत्यु पर। तो जब मृत्यु होती है तो पहले क्या होता है, पॉलिसी की राशि ड्यू होती है। तो ड्यू जब करेंगे तो उसमें कैसे ड्यू करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एज लाइफ पॉलिसी। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एज लाइफ पॉलिसी कितने 1,000 रुपये से, 30,000 रुपये से। फिर कंपनी से पैसा प्राप्त होगा, तो प्राप्त होने की एंट्री होगी कैश या और बैंक अकाउंट, मोस्टली बैंक लिखा जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 30,000 रुपये। अब बांटने की एंट्री, तो बांटने के अंदर जो है वो आएगी एज लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, बी लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, सी लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट। अब ए के 30,000, बी और सी के अंदर उनका समर्पण मूल्य यानी कि 3,000 और 6,000 और टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो देखो 30,000 और 3, 6, 9,000 टोटल हो गए 39,000। जब इन तीनों को बांटा जाएगा तो कितने रुपए बटेंगे, 13,000 रुपये सबके बंटवारे में आएगा। और नहीं तो अदरवाइज मैंने एक आपको समाइजन एंट्री बताई थी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स या डिकीज पार्टनर, उससे भी इस एंट्री को कर सकते हैं। 13,000 रुपये को जो इनका लाभान्य अनुपात होगा जैसे कि बराबर है तो उसमें भी बांटा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, एग्जाम्पल भी करवाया था मैंने। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर के अंदर हमारे शुरू हो जाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।